नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र के तहत जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसके तहत यह वीडियो है। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रिटिश जो थे वो आए तो थे भारत में अपना व्यापार करने, लेकिन परिस्थितियां बदलती गई और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर अपना एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने से पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, व्यापार जो थे वो काफ़ी उन्नत और विकसित थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने के बाद यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, व्यापार थे, वो सभी चौपट हो गए। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की जो लूट थी वह आरंभ हो चुकी थी और यह लूट आगे भी चलता रहा। तो देखते हैं, औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों का मतलब था इंग्लैंड में स्थित राज्य सचिव, जो इंग्लैंड में राज्य सचिव होते थे, उनका जो पूरा खर्चा था वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता था। इसे ही गृह शुल्क कहा जाता है। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड के राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। ये सभी कहाँ से दिए जाते थे? तो यह सभी भारत के द्वारा दिया जाता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारत नहीं था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रीफेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। मतलब कि जो ब्रिटिश से जो सामान यहाँ पर भारत में आयात किया जाता था उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था, जिससे कि उनकी सामानें यहाँ पर सस्ती होती थी। जबकि जो भारत से जो सामान जाती थी ब्रिटिश में उस पर ढेर सारा शुल्क लगाया जाता था, जिससे कि हमारे सामानें वहाँ पर महंगी हो जाती थी और उनका प्रभाव कम हो जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। इसे इस्तमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्रों में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। मतलब जो अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो जमींदार को जो मालिक बनाया गया था वो छोटे पूंजीपति थे। अस्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया था कि जो भूमि का मालिक जो बनाया गया था वो जमींदार को बना दिया गया था और लगान वसूलने का काम जो था वो जमींदारों को सौंप दिया गया। इससे क्या होगा कि अंग्रेज जो थे इस समय तक चाहते थे कि हमारे पास इनकम की एक अस्थायी व्यवस्था हो, क्योंकि जब भी इनकम में चेंज होता रहता है तो आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मान लीजिए कि आपके पास किसी महीने में 10,000 रुपये आए और किसी महीने में 5,000 आए और किसी महीने में 1 भी रुपया का इनकम नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा? इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपका एक फिक्स इनकम कर दिया जाए, जैसे कि आपको हर महीने 10,000 इनकम मिलते रहेगी, तो आप भी निश्चित हो जाएंगे। उसी तरह इसीलिए अंग्रेज ने एक अस्थायी बंदोबस्त लेकर आए कि उनका इनकम निश्चित हो जाए, साथ ही एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करे, उनका समर्थन करे। इसीलिए
अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त करके भूमि का लगान को 10/11 भाग कंपनी को कर दिया और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए जमींदारों के पास रख दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसके जो जन्मदाता थे वो टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बाड़महल जिले में लागू किया। आपसे पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो ये तमिलनाडु के बाड़महल जिले में लागू की गई थी। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग का एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। नेक्स्ट है महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के हाथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। मतलब महलवाड़ी प्रथा में जो थे वो भूमि का मालिक गांव को बना दिया जाता था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था और यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में लागू की गई। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% शामिल था। बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने जो अपने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके बाद जो और पुस्तक थी इनकी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज के विकास व भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। मतलब कि जो सर सैयद अहमद खान थे वो ब्रिटिश शासन के प्रति काफ़ी वफादार थे और उनका मानना था कि मुस्लिम समाज का जो विकास हो सकता है वो भारत में अंग्रेज़ों के सत्ता बने रहने से ही संभव हो सकता है। तो नेक्स्ट है अंत में वो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शीर्षक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन
थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया, तो इसे याद रखिएगा, WC बनर्जी ने किया था, जिसका कार्य भारत के दुखों दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने वाले यह पहले भारतीय थे। अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्ज में की संघटक थी? तो देखते हैं। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। नेक्स्ट है, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तीसरा है, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये सही है। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि जो थी वो भारत द्वारा भरित की जाती थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने में ये भी भारत द्वारा दिया जाता था। तो इसका 1 और 2 सही होगा आंसर। नेक्स्ट है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किया जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राजा और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरहीज के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट है, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों से, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और लगान वसूलने का काम भी जमींदारों को सौंप दिया गया। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की जाए? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थापित की थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो यह 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? पहला है, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। डी ऑप्शन है ABC, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, डी जो है इसमें से कोई भी राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, तो इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये इसका मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर होगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना इसका मुख्य कारण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, इन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध था। तो यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में प्रचलित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। नेक्स्ट है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था। तो इसका राइट आंसर हो टॉमस मुनरो। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो यह टॉमस मुनरो ने प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये सही है। उसके बाद है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है। तो पहला है, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। तो ये भी सही है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई भी वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। उसके बाद है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। डी है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था, यो देश को दिन प्रतिदिन अधिक गरीब है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। उसके बाद है, धन की निकासी का स्वरूप अति फलित निर्यात था। तो ये दोनों ही सही है और जो ऊपर का कथन है उसका ये सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ये दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों जो थे उपनिवेशवाद के आलोचक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो सर सैयद अहमद खां नहीं करते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश शासन के प्रति काफ़ी वफादार थे। उसके बाद है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो यह
लिबरल पार्टी मतलब उदारवादी दल में के टिकट पर चुनाव लड़ा। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। उसके बाद है अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने यह विचार किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।